नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में चैप्टर 5 रोजगार एवं सेवाएं, क्लास 10 का चैप्टर 5 रोजगार एवं सेवाएं, इकोनॉमिक्स बुक का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 2 3 4 अपलोड कर दिए। पॉलिटिकल साइंस कल टू ऑल चैप्टर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऑल चैप्टर, प्लीज़ जाके देख लीजिए प्लीज़। चलिए देखिए। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है बताइए। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? इनमें सभी है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? इनमें सभी है। कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? इनमें से सभी। कौन सी सेवा सेवा सरकारी है? कौन सी सेवा सरकारी है बताइए। कौन सी सेवा जो है सरकारी है? कौन सी सेवा सरकारी है? शिक्षा सेवा ही एक सरकारी है। शिक्षा सेवा ही सरकारी है। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी है बताइए। मॉल सेवा। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? मॉल सेवा सरकारी है। आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। शिक्षा 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 शिक्षा। बिहार एक राज्य है। बिहार एक राज्य है बताइए। बिहार एक राज्य है। कृषि प्रधान बिहार एक राज्य है। कृषि प्रधान राज्य है। भारत में सेवा क्षेत्र को मान्यता कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भागों में बांटा जा सकता है। मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है। मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है। मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है बताइए। कोई नहीं है। कोई नहीं है। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है? उद्योग क्षेत्र है। उद्योग क्षेत्र है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र है। क्या है? सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र है। कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है। जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है। कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है। 67% कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? बंगलुरु। कौन बन गया? बंगलुरु बन गया। बंगलुरु। भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था बताइए। दिल्ली में। दिल्ली में। दिल्ली में। किस आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है? किस आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है? 16.14 16 से 14 वर्ष। 16 अभी 6 से
6 से 14 वर्ष तक ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हो पाया है। ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हो पाया है। बिचौलिया के कारण सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्याह्न भोजन योजना आरंभ किया। सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्याह्न भोजन योजना आरंभ किया। अगस्त 1995 से ही चालू है। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? एक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है? सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है, बताइए। मानवीय संसाधनों का भारत के कार्यकाल अथवा कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में संलग्न है? भारत के कार्यकाल अथवा कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र संलग्न है? 65 से 70%। हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था। 2001 में हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था। 2001 में विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग होता है। विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग होता है कृषि क्षेत्र में। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? प्रारंभिक शिक्षा। विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है। ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जाता है? ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जाता है? प्रधानमंत्री सड़क योजना। विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है। विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है। सेवा क्षेत्र में विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है। सेवा क्षेत्र में क्या रहता है? सेवा क्षेत्र में। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है इनमें से सभी के द्वारा निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? ये सभी समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन। भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। एक अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण होता है। इनमें तीनों ही कृषि द्वारा, उद्योगों द्वारा, सेवाओं द्वारा। भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बताइए। रेलवे।
मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है। मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक हैं। उपयुक्त सभी है, आवास है, स्वास्थ्य है, शिक्षाएं है एवं प्रशिक्षण है। आइए शॉर्ट क्वेश्चन पे, ठीक, ऑब्जेक्टिव हो गया कंप्लीट। शॉर्ट क्वेश्चन चलिए। रोजगार और सेवा में क्या संबंध है? रोजगार और सेवा में क्या संबंध है? रोजगार और सेवा में क्या संबंध है? रोजगार एवं सेवाओं से अभिप्राय उन बातों से है जिससे कोई व्यक्ति अपने परिश्रम एवं शिक्षा के आधार पर जीविकोपार्जन के लिए धन एकत्र करता है। रोजगार एवं सेवाओं से अभिप्राय उन बातों से है जिनसे कोई व्यक्ति अपने परिश्रम एवं शिक्षा के आधार पर जीवनोपार्जन के लिए धन एकत्र करता है। कृत धन को जब पूंजी के रूप में व्यवहार करता है और उत्पादन के क्षेत्र में निवेश करता है तो सेवा क्षेत्र उत्पन्न होता है। अतः रोजगार एवं सेवाएं एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात रोजगार वृद्धि से सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है। सेवा क्षेत्र विस्तार होता है। गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं? गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं? वे समस्त सेवाएं जिनका संचालन निजी संगठन या कंपनियों के माध्यम से होता है। वे समस्त सेवाएं जिनका संचालन निजी संगठन या कंपनियों के माध्यम से होता है गैर सरकारी सेवाएं कहलाता है। उदाहरण: निजी बैंक, दूरसंचार सेवाएं, यातायात, पर्यटन इत्यादि सेवाएं गैर सरकारी सेवाएं हैं। नागरिक सेवा क्या है? नागरिक सेवा क्या है? नागरिक सेवाएं क्या है? सामाजिक चेतना, सफाई, सामाजिक मान्यता का सम्मान नागरिक सेवाओं के अंतर्गत आता है। सामाजिक चेतना, सफाई, सामाजिक मान्यता का सम्मान नागरिक सेवाओं के अंतर्गत आता है। सरकारी सेवा क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? सेवा का वह क्षेत्र में जिसमें सरकार के द्वारा नियुक्त पदाधिकारी अथवा सरकारी संस्थाएं कार्य करती है सरकारी सेवाएं क्षेत्र कहलाती है। जैसे सेना, रेलवे, डाकघर। सेवा का वह क्षेत्र जिसमें सरकार के द्वारा नियुक्त पदाधिकारी अथवा सरकारी संस्थाएं कार्य करती है सरकारी सेवा का क्षेत्र कहलाती है। उदाहरण: सेना, रेलवे, डाकघर इत्यादि। वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा? वैश्वीकरण का से प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्यों पड़ा? वैश्वीकरण के सेवा क्षेत्र में जो विकास की गति आई है उसका लाभ सभी देशों को प्राप्त होने का अवसर आने लगा है। आज विश्व के प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र अपने उत्पाद एवं सेवाओं के विभिन्न कार्यों का संपादन वे में कराने लगे हैं जहां सस्ती श्रम शक्ति उपलब्ध होती है। उदाहरण: इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का अधिकांश उत्पादन चीन या कोरिया में होता है। भारतीय कंपनी डाबर भी अपने उत्पाद का मूल्य कम करने के लिए नेपाल में कारखाने खोल रखे हैं। यहाँ सस्ते श्रम उपलब्ध हैं। सेवा क्षेत्र में शिक्षा की क्या भूमिका है? सेवा क्षेत्र में शिक्षा की क्या भूमिका है? सेवा क्षेत्र में शिक्षा की भूमिका सर्वोपरि है। सेवा क्षेत्र में शिक्षा की भूमिका सर्वोपरि है। श्रमिकों की कुशलता, शिक्षण, प्रशिक्षण इत्यादि का सर्वाधिक महत्व है जो शिक्षा के प्रसार से यही संभव है कि सेवा को प्रत्यक्ष रूप एक घातक में आ जाने हो जाएगी। अमेरिका सहित और तकनीकी पर सरकार का सेवा क्षेत्र के विकास के लिए इस पर हम कह सकते हैं कि सेवा क्षेत्र विकास लिए सबसे आवश्यक है
शिक्षा का प्रसार। सेवा क्षेत्र को किस प्रकार बांटा गया है? सेवा क्षेत्र को किस प्रकार बांटा गया है? सेवा क्षेत्र को दो दो भागों में बांटा गया है। सेवा क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम सरकारी, दूसरा गैर सरकारी सेवा। प्रथम सरकारी, दूसरा गैर सरकारी सेवा। सेवा क्षेत्र पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा? सेवा क्षेत्र पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा? वैश्वीकरण, निजीकरण एवं उदारीकरण ने सेवा क्षेत्र को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण ने सेवा क्षेत्र को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। लोग दूसरे देश में जाकर रोजगार पा गए। लोग दूसरे देश में जाकर रोजगार पा गए। इसका एक घातक पहलू यह भी है कि पूरी अर्थव्यवस्था देशों और अमीर लोगों के कब्जे में आ जाने की संभावना होगी। श्रम बाजार पर श्रमिक संगठनों की भूमिका शून्य हो तथा लोगों की सहभागिता धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। कम होती चली जाएगी, कम होती चली। आर्थिक विकास के महत्व। आर्थिक विकास के आर्थिक विकास के मुख्यतः कितने क्षेत्र हैं? आर्थिक विकास के मुख्यतः कितने क्षेत्र हैं? आर्थिक विकास के मुख्यतः तीन क्षेत्र हैं: कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। विश्वव्यापी मंदी का शिकार भारत भी बना कैसे? विश्वव्यापी मंदी का शिकार भारत भी बना कैसे? विश्वव्यापी मंदी का शिकार भारत पर भी पड़ा क्योंकि? विश्वव्यापी मंदी का शिकार भारत भी पर भी पड़ा क्योंकि अमेरिका विश्व के अनेक देशों में भारतीय कर्मचारियों की छंटनी प्रारंभ हो गई है। बेरोजगारी का सर्वव्यापी समस्या बन गई है। बेरोजगारी का सर्वव्यापी समस्या बन गई है। सार्वजनिक क्षेत्र क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत वे उद्योग आते हैं जिन पर सरकारी नियंत्रण रहता है। इस क्षेत्र के उद्योग सरकार द्वारा संचालित एवं नियमित तथा सरकार ही उनका एकमात्र स्वामी होता है। इस प्रकार राज्य अथवा पर उपक्रमों के समूह को सार्वजनिक क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। इस क्षेत्र प्रक्रिया को लोक कल्याण को अधिक महत्व देता है। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र को बताइए। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र को बताइए। कॉल सेंटर, कॉर बैंकिंग प्रणाली, दूरसंचार, इंटरनेट, बीपीओ, प्रायश्चित इत्यादि सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र हैं। 5 सेवा क्षेत्र हैं। मंदी का असर भारत पर क्यों? मंदी का असर भारत में क्यों पड़ा? मंदी का असर भारत पर क्यों पड़ा? मंदी का असर भारत में कम पड़ा, परंतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं बाह्य स्रोतन में लगे तकनीकी विशेषज्ञों के ऊपर सर्वाधिक असर देखने को मिला। विकसित देशों में कार्यरत इस क्षेत्र में कर्मचारियों की छंटनी शुरू हो गई और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों में व्यापक बेरोजगारी की समस्या देखी गई। विदेशों में कार्यरत भारतीयों से प्राप्त आय की मात्रा भी घट गई है। आर्थिक संरचना का क्या महत्व? आर्थिक संरचना का क्या महत्व? आर्थिक संरचना क्या महत्व है? आर्थिक संरचना के अंतर्गत ही समस्त आर्थिक क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। आर्थिक संरचनाओं के अंतर्गत ही समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपन्न होते हैं। इस संरचनाओं के आधार पर हम किसी देश की प्रगति का आकलन कर सकते हैं। इन संरचनाओं के आधार पर हम किसी देश की प्रगति का आकलन कर सकते हैं। देश के सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धता, ये समस्त प्रगति आर्थिक संरचनाओं पर ही आधारित है। संचार सेवाओं के विकास में कंप्यूटर का क्या योगदान है? संचार सेवाओं के विकास में कंप्यूटर क्या योगदान? संचार सेवाओं के विकास एवं प्रसार में कंप्यूटर का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है।
स्वचालित मशीनें जिसके अनेक उपयोग हैं। आज दूरसंचार, परिवहन, विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा, संरक्षण, शोध एवं अनुसंधान आदि क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इससे इससे इनमें सेवाओं के स्तर सुधार हुआ है। कंप्यूटर के दो मुख्य अंग होते हैं, सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग श्रम प्रधान तथा इसके उत्पादन में भारत विश्व का एक अग्रणी देश माना जाने लगा है। हमारे देश का बेंगलुरु शहर सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर का प्राचीन बन गया है। इस क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। भारत जो है विश्व के सेवा प्रदाता के रूप में जाना जाता है। क्यों भारत विश्व के सेवा प्रदाता के रूप में जाना जाता है? क्यों क्यों भारत चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। भारत जो है चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। भारत मानव संसाधन के रूप में सबसे धनी है। भारत मानव संसाधन के रूप में सबसे धनी है। भारतीय इंजीनियर, डॉक्टर इत्यादि के रूप में विश्व स्तर पर कार्यरत है। बाह्य स्रोतों कार्यों में सबसे अधिक भारतीय ही शामिल हैं। यही कारण है यही कारण है यही कारण है कि भारत विश्व की के सेवा प्रदाता के रूप में जाना जाता है। विश्व के सेवा प्रदाता के रूप में जाना जाता है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन है? मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन है? मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं भोजन की व्यवस्था, वस्त्र की उपलब्धता, आवास, बेहतर स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधा। ये सभी मानव विकास हेतु अत्यंत आवश्यक है। भारत भविष्य का सबसे बड़ा सेवा प्रदाता देश है। कैसे? भारत भविष्य का सबसे बड़ा सेवा प्रदाता देश है। कैसे? भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। भारत जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। जहाँ विश्व के अन्य देशों की जनसंख्या बुढ़ापा की ओर बढ़ रही है, भारतीय जनसंख्या युवावस्था की ओर, अर्थात आने वाले समय भारत की सबसे बड़ा सेवा प्रदाता है। आइए लॉन्ग क्वेश्चन पे। ठीक, चलिए। गैर सरकारी संस्थाएं किस प्रकार सेवा क्षेत्र के विकास में सहयोग करती है? उदाहरण के साथ लिखें। गैर सरकारी संस्थाएं किस प्रकार सेवा क्षेत्र के विकास में सहयोग करती है? उदाहरण के साथ लिखें। सरकारी योजना के क्रियान्वयन का जिम्मा सरकार गैर सरकारी संस्थाओं को भी सौंपती है। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का जिम्मा सरकार गैर सरकारी संस्थाओं को भी सौंपती है। गैर सरकारी संस्थाएं इन्हें कुशलतापूर्वक कहीं अधिक बेहतर ढंग से लोगों तक पहुंचा देती है। लोग स्वयं भी अपने प्रयास से इन योजनाओं को लागू करने में सहयोग कर सेवा क्षेत्र के विकास में सहयोग करते हैं। इनके प्रयास से सेवाओं का सृजन संभव हो पाता है। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में भी गैर सरकारी संस्थाएं कार्य कर सेवा एवं सृजन करते हैं। ये क्षेत्र है ब्यूटी पार्लर, दूरसंचार सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, रोजगार सेवाएं, बस सेवाएं, विमान सेवा आदि। कुछ सेवाएं ऐसी है जहां सरकार द्वारा स्तरीय सेवा उपलब्ध करना संभव नहीं है। वे क्षेत्र हैं यातायात सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, इंश्योरेंस सेवाएं आदि। आज लोग ऊपरी क्षेत्रों के लिए सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा गैर सरकारी क्षेत्र को कहीं अधिक प्राथमिकता देते हैं। वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत के सेवा क्षेत्र पर क्यों पड़ा? वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव से भारत के सेवा क्षेत्र पर क्यों पड़ा? वर्तमान आर्थिक मंदी के चपेट में बड़े बड़े विकसित देश तक आ गए हैं।
हैं, जिस कारण वहाँ के अनेक बैंकों को दिवाला निकल गया, लेकिन भारत पर इसका प्रभाव नहीं के बराबर पड़ा। इसका कारण यह है कि आज की अवस्था में भारत का पूंजी बाजार काफ़ी मजबूत है। एक तो यहाँ के इंजीनियर काफ़ी दक्ष और सस्ते में उपलब्ध हैं, वहीं दूसरा और भारत की सूचना प्रौद्योगिकी सेवा काफ़ी मजबूत है। पूरे विश्व में भारतीय इंजीनियरिंग की मांग है। आज ये बाह्य स्रोती संसाधन बने हुए हैं, लेकिन यह कहना सर्वदा गलत होगा कि आर्थिक मंदी का कोई प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा। यहाँ भी बड़े उद्योगों से कुछ लोगों की छटाइयाँ हुई और वे बेकारी की गई। चक्की में पीसते रहते बाध्य हुए, लेकिन इनकी साध्य संध्या बहुत कम रही। संख्या खासकर बिहार राज्य के कुछ कुछ को प्रभावित हुआ। भारत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व स्तर का अग्रणी है। इस कारण भारत पर आर्थिक मंदी का प्रभाव नहीं के बराबर पड़ा, सिवाय इसके कि भारत के लोगों को केंद्र और राज्य सरकारों की गलत नीतियों के कारण महंगाई की मार झेलनी पड़ी। 1991 के आर्थिक सुधारों का वर्णन करें। 1991 के आर्थिक सुधारों का वर्णन करें। 1990 के प्रारंभिक वर्षों में भारत गंभीर आर्थिक संकट से घिर गया है। 1990 के प्रारंभिक वर्षों में भारत गंभीर आर्थिक संकट से घिर गया है। भारत के पास आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए मात्र 15 दिनों का ही विदेशी मुद्रा का भंडार बच गया था। फलतः भारत को अपना 49 क्विंटल सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास बंधक रखना पड़ा। ऐसी स्थिति में भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां को अपनाते हुए 30 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति जारी की। इस नीति से भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधारों को दौर प्रारंभ हो गया, जिसे सन 1991 का आर्थिक सुधार कहा जाता है। सेवा क्षेत्र के विकास में आधारित संरचना एवं योगदान पर प्रकाश डालें, अथवा सेवा क्षेत्र के विकास में आधारभूत संरचना का महत्व बताइए। सेवा क्षेत्र जिसे तृतीय क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में तीसरा स्तर है। उत्पादन के बजाय यह क्षेत्र रखरखाव और परस्पर प्रशिक्षण का या परामर्श सेवाओं का उत्पादन करता है। सेवा क्षेत्र के नौकरियों के उदाहरणों में हाउस कीपिंग, दो नर्सिंग और शिक्षण शामिल है। आर्थिक आधारभूत संरचना का तात्पर्य है वह सुविधा और सेवा जो किसी देश के विकसित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अंतर्गत देश में उपस्थित सेवाएं यथा ऊर्जा, परिवहन, दूरसंचार, बैंकिंग प्रणाली इत्यादि आती है। किसी देश की आर्थिक उन्नति इनके विकास पर ही निर्भर करती है। जिस देश की आधारभूत संरचना जितनी विकसित होगी, उस देश की समृद्धि भी उसी के अनुपात में बढ़ेगी। सेवा क्षेत्र के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है? आर्थिक विकास के लिए मानव विकास एवं मानव पूंजी का निर्माण जरूरी है। मानव पूंजी भौतिक पूंजी के ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानव पूंजी के निर्माण में श्रमिकों की कुशलता, शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य आदि की भूमिका होती है। शिक्षा के प्रत्यक्ष मानव पूंजी का निर्माण होता है। भारत के इंजीनियर, डॉक्टर तथा वैज्ञानिक काफी कुशाग्र शिक्षण वृद्धि के होने के कारण अपना परचम विश्व में लहरा रहे हैं। यह
भारतीय शिक्षा व्यवस्था का ही परिणाम है। यहाँ का मानव संसाधन अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ है। सेवा क्षेत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र को अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिलती है। सेवा क्षेत्र रोजगार का एक व्यापक क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत आए दिन मानव संसाधन के लिए व्यापक पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होने लगे हैं। विश्व के विकसित देशों की तुलना में अर्ध विकसित और विकासशील देशों में गरीबी बेरोजगारी की संख्या अधिक है। जितने भी विकसित देश हैं, वहाँ की अधिकांश जनसंख्या सेवा क्षेत्र पर लगी हुई है। सेवा क्षेत्र को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है, सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवा। सेवा क्षेत्र का महत्व रोजगार प्राप्ति में काफ़ी है। सेवा एवं रोजगार एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों पक्षों को एक ही तराजू में दो पहलू के रूप में देखना होगा। सेवा क्षेत्र का सरकारी अथवा सेवा क्षेत्र का सरकारी और सरकारी सेवा क्षेत्र सरकारी अथवा गैर सरकारी दोनों ही परिस्थितियों में रोजगार का सृजन होता है और भारत विश्व की सेवा प्रदाता के रूप में है। विश्व के लिए भारत सेवा प्रदाता के रूप में किस तरह का जाना जाता है? उदाहरण सही से लिखिए। भारत विश्व का सेवा प्रदाता कैसे है? उसका उदाहरण दें। होटल, व्यापक परिवहन अथवा यातायात एवं संवाद वाहन ऐसी सेवाएं हैं जिनमें भारत का अद्वितीय स्थान है। इसमें भी टेलीफोन, विशेषकर मोबाइल फोन का सर्वाधिक महत्व रहा है। वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के कारण पर्यटन, होटलों में जाना रहना, खाना, घूमना, सैर सपाटा करना, खरीदारी करना, निजी अस्पताल पर विद्यालयों का प्रयोग, व्यवसायिक प्रशिक्षण जैसी सेवाओं की मांग स्तर पर बढ़ी है। बड़े बड़े अथवा महानगरों की तुलना में छोटे बड़े शहरों में भी इसकी मांग काफ़ी तेजी से बढ़ी है। उदारीकरण के कारण एक नई महत्वपूर्ण गतिविधि आउटसोर्सिंग भी उमड़ कर सामने आई है। वह स्थिति है जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां संबंधित नियमित सेवाओं के लिए स्वयं अपनी कंपनी की किसी बाहरी या विदेशी स्रोतों से या संस्था या समूह से प्राप्त करती है। इसकी गतिविधियां वस्तुतः सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रसार के कारण काफ़ी पूर्ण एवं विशेष आर्थिक गतिविधियां बन गई है। भारत अपने श्रम की कुशलता, विशेषता एवं निम्न मजदूरी के कारण कम लागत की सेवाएं कंपनियों के लिए उपलब्ध कराता है। भारत का योगदान इस क्षेत्र में व्यापक होने के कारण महत्वपूर्ण हो गया है। भारत में बुनियादी सुविधाएं या आधारभूत ढांचा का वर्णन करें। भारत में बुनियादी सेवाएं या आधारभूत ढांचा का वर्णन करें। भारत में बुनियादी सुविधाएं अथवा आधारभूत ढांचा रीढ़ की हड्डी के समान है। इसके बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। बुनियादी सुविधाएं या आधारभूत ढांचा को दो भागों में बांटा गया है जो निम्नलिखित हैं। आर्थिक आधारभूत संरचना। इसका संबंध प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास के क्षेत्र से है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित किया गया है: वित्त, बैंकिंग क्षेत्र, बीमा क्षेत्र आदि। ऊर्जा, कोयला, विद्युत, गैस पेट्रोलियम। यातायात, रेलवे, सड़क, वायुयान, जलयान।
संचार, डाक, तार, टेलीफोन, टेली टेलीसंचार, मीडिया एवं अन्य। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना यह प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य की क्षमता एवं उत्पादन में वृद्धि कर आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं नागरिक सेवाएं इत्यादि। बिहार की आर्थिक व्यवस्था पर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव का वर्णन करें। देखिए इंपोर्टेंट BPI। बिहार की आर्थिक व्यवस्था का वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव है। आधुनिक तकनीक एवं उन्नत बीजों के प्रयोग के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हो गई रही है। वृद्धि हो रही है। निर्यात में वृद्धि, विदेशी निवेश में प्रोत्साहन, बिहार की कुल आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तुएं अपेक्षाकृत कम मूल्य पर उपलब्ध। आधारभूत संरचनाओं के विकास के कारण विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि। धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के, लाइक करने के, शेयर करने के लिए।